बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग वेक्टर का रिवीजन करते हैं। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर जो होता है ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा, फॉलो वेक्टर्स लॉ। दूसरी जो क्वांटिटी होगी वो टेंसर क्वांटिटी होगी। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी क्या होगा? इसमें केवल मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और जो थर्ड क्वांटिटी होगी वो होगा स्केलर। स्केलर क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड। अगर कोई किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ का फॉलो करे, वेक्टर्स लॉ जितने भी होते हैं उनको फॉलो करे, तो वह क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल फोर्स हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस सब के सब कौन से क्वांटिटी हैं? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर लॉ को फॉलो भी करेंगे। दूसरी जो क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी, इनमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे करंट हुआ, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, और डायरेक्शन भी होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है लेकिन वह वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी? टेंसर क्वांटिटी। तीसरी क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे लेंथ हुआ, वर्क हुआ, एनर्जी हुआ, इस सब के सब क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को मेनली स्टडी किस क्या करना है? वेक्टर का। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जहां से स्टार्ट होगा इसे टेल बोलते हैं, और जहां इसका एरो रहेगा उसे हेड बोलते हैं। इसे इनिशियल पॉइंट भी कभी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, एंड इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, इसमें जो इसकी लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को बताएगा। ये किसको बताएगा? जो एरो का लेंथ होगा वह वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगा, और जो एरो की डायरेक्शन होगी वह वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे कैसे लिखा जाएगा? किसी अल्फाबेटिक ऑर्डर पर एरो लगा देंगे। अगर हमें लिखना हो वेक्टर ए तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर। अगर हमें लिखना हो वेक्टर बी तो क्या लिखेंगे? बी वेक्टर। और अगर इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मॉड ले लेंगे, या एरो हटाना है तो मॉड भी हटा देंगे। इसको 2 प्रकार से, जैसे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मॉड ऑफ बी वेक्टर और ओनली बी लिखेंगे। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो सी वेक्टर और ओनली सी लिखेंगे। तो हम लोग जब बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो किसी भी अल्फाबेटिक लेटर पर एरो लगा देंगे, वह वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और जब उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मॉड ले लेंगे, और जब एरो हटाएंगे तो मॉड भी हट जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ डिफिनीशंस होती हैं वेक्टर से रिलेटेड। उनमें पहली डिफिनीशन आता है जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। फॉर एग्जांपल जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ए वेक्टर में से ए वेक्टर को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इसका रिजल्टेंट कितना मिलेगा? जीरो वेक्टर।
क्या मिलेगा कि ओनली अगर 0 लिखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वेक्टर क्वांटिटी है, इधर हम लोग स्केलर क्वांटिटी, इसलिए 0 पर जब वेक्टर लगाएंगे तब ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। तो वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 उसे 0 वेक्टर बोलेंगे। सेकेंड जो आएगा यूनिट वेक्टर आएगा। कौन सा वेक्टर आएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा? वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से जब डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर ऑब्टेंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पर कैप लगाकर। यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए कैप, और वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर और ओनली ए वेक्टर अपान ए, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड को दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे या ओनली ए वेक्टर लिखेंगे। अगर बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? बी वेक्टर के कैप लगा देंगे, बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ए बी वेक्टर अपान बी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इस इक्वेशन को और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो ये क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपान ए, ए कैप इक्वल टू क्या? ए वेक्टर अपान ए। यहां से कितना ऑब्टेंड होगा? ए वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए कैप, ए इंटू ए कैप। ए क्या है? वेक्टर। ए क्या है? मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ए कैप क्या है? यूनिट वेक्टर। जबकि हम लोग जानते हैं वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ जो यूनिट वेक्टर होगा वो वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जो यूनिट वेक्टर होगा किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड प्रूव करने के लिए आ जाए कि ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ए कैप, इसका मॉड फाइंड करेंगे। मॉड क्या हो जाएगा? ए कैप इक्वल क्या होता है? ए वेक्टर अपान ए। हम लोग क्या करेंगे? ए वेक्टर के प्लेस पे ए वेक्टर अपान ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर अपान ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बाई ए इक्वल्स टू 1, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए, और ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है ए, तो इसका मॉडुलस ले लेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा? केवल मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जब हम मॉडुलस लेंगे तो वो भी कितना ऑलवेज ऑब्टेंड होगा? 1। अब हम लोग अगला देखते हैं वेक्टर। अगला जो वेक्टर होगा वो होगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और इन्हें आई कैप, जे कैप एंड के कैप द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप कितना हो जाएगा? आई कैप इक्वल टू एक्स वेक्टर अपान एक्स, एक्स वेक्टर अपान क्या लिखेंगे? एक्स। जे कैप कितना हो जाएगा? वाई वेक्टर अपान वाई। के कैप कितना हो जाएगा? जेड वेक्टर अपान जेड। और जब इन तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है। ऑर्थोगोनल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जेड एक्सिस ऐसे होगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ऑर्थोगोनल हुए। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसलिए यूनिट हुए, तो इन्हें क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप, मॉडुलस जब ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। क्या है? अगर हम माइनस एक्स डायरेक्शन में इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप, माइनस वाई डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस जे कैप, माइनस जे डायरेक्शन में हो जाएगा माइनस के कैप। अगेन हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? अगर हमें यूनिट वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जाएंगे? कहेगा एक्स एक्सिस के अलोंग
डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो कैसे लिखेंगे, वो डायरेक्शन इनडायरेक्टली गिवन है, एक्स वेक्टर इक्वल टू लिख देंगे, मैग्नीट्यूड 5 दिया है, डायरेक्शन क्या होगा आई कैप, कहा दे वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर है, तो क्या लिखेंगे वाई वेक्टर इक्वल टू 6 इंटू जे कैप, कहा दे माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो क्या लिखेंगे एक्स वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 और डायरेक्शन क्या होगा माइनस आई कैप, तो एक्स वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे -10 आई कैप, यहाँ पर मैग्नीट्यूड -10 नहीं है, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर कहीं पर वेक्टर ये लिखा हुआ एक्स वेक्टर इक्वल टू -10 आई कैप, तो ये माइनस साइन इस वेक्टर का डायरेक्शन का होगा, हैंस 10 इंटू माइनस आई कैप होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा -x डायरेक्शन में होगा, कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, वे वेक्टर्स जो किसी गिवन लाइन के पैरेलल हो, ये मान लिया जाए कोई गिवन लाइन है, इस गिवन लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे सब के सब कोलिनियर होंगे, हैंस ए वेक्टर हो सकता है, बी वेक्टर हो सकता है, सी वेक्टर हो सकता है, डी वेक्टर हो सकता है, ये गिवन लाइन, इस गिवन लाइन के ए भी पैरेलल है, इस गिवन लाइन के ए भी पैरेलल है, इस गिवन लाइन के ए भी पैरेलल है और ए भी पैरेलल, ये सब के सब कौन से वेक्टर हैं कोलिनियर। और कोलिनियर वेक्टर को कितने भागों में बांट दिया गया है 4 भागों में, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, वे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन क्या हो सेम हो, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, यहां पे मैग्नीट्यूड नहीं बताया गया है, केवल डायरेक्शन अगर सेम हो जाए तो उन्हें बोलेंगे पैरेलल वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है सेम है, तो इनके बीच का एंगल ऑलवेज कितना होगा 0 डिग्री, और अगर इन्हें रिप्रेजेंट करना तो कैसे लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर, यहाँ लैम्डा क्या है कोई पॉजिटिव नंबर होगा, ये लैम्डा ये बता रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, इसको मान लीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड है 4 मीटर, इसका 2 मीटर है, तो यहाँ ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ए वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे 2 इंटू बी वेक्टर, डायरेक्शन तो दोनों का सेम है, लेकिन जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का 2 टाइम्स है, तो पहला जो वेक्टर होगा वो पैरेलल वेक्टर होगा, किसमें कोलिनियर वेक्टर में, इसमें केवल क्या होगा डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं है। दूसरा वेक्टर देखते हैं हम लोग, पैरेलल वेक्टर के बाद दूसरा जो वेक्टर आएगा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा दोनों वेक्टर हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या आएगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो, बी वेक्टर की डायरेक्शन इधर हो, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाए अपोजिट हो जाए, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा ऑलवेज 180 डिग्री, कितना होगा 180। अब ये कैसे समझेंगे कि 180 डिग्री होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल वह एंगल होता है जब दोनों वेक्टर के या तो टेल एक स्थान पर हो या हेड एक स्थान पर। फॉर एग्जांपल यह ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल होगा, दोनों वेक्टर का टेल एक ही स्थान पे है, और ऐसे भी हो सकता है दोनों वेक्टर का हेड एक स्थान पे हो जाए, या ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, तो भी उनके बीच का एंगल उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हो जाए। लेकिन यदि एक वेक्टर का टेल आ जाए और दूसरे वेक्टर का हेड आ जाए, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो यह इन दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करेंगे इसी के पैरेलल और यहां तक ला देंगे। अब क्या किया गया, इसका जो टेल है यहां पे ला दिया गया, बी वेक्टर बना दिया गया, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस किया जा सकता है।
तो ये वेक्टर होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड एक प्लेस पे हो और उन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा दिया हो तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पे कैसे कर दिया जाए, 0 डिग्री अभी इसके पहले लिए थे, पैरेलल वेक्टर तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री था। अब एंटी पैरेलल वेक्टर लिए तो कैसे 180 डिग्री हो गया है। ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या किए, थोड़ा और इधर लाए, एंगल थोड़ा सा घट गया, इस वेक्टर को और इधर लाए, एंगल और घट गया, और इस वेक्टर को टोटली इस पर लेकर चले आए। अभी तो कुछ एंगल था, अब क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दोनों वेक्टर का अगर हेड एक पर आ जाए तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इसका मतलब अगर हेड सेम डायरेक्शन में है एंगल कितना होगा 0 डिग्री। यहाँ पे हेड जो है ऑपोजिट है तो 180 डिग्री कैसे हुआ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको क्या किया थोड़ा सा और इधर लाया जाए, दोनों के बीच का एंगल कुछ बढ़ गया, और थोड़ा सा इधर लाया जाए, दोनों के बीच का एंगल और बढ़ गया, पूरा इसके एंटी पैरेलल कर दिया जाए तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यदि दो वेक्टर्स गिवन हो और दोनों वेक्टर का हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का हेड एक दूसरे के ऑपोजिट है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अगेन अगर यह ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अगर ए और बी एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। दोनों या निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लैम्डा क्या बताएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का लैम्डा टाइम्स है। अगेन हम लोग देखते हैं, अभी ये सेकेंड था एंटी पैरेलल, थर्ड को देखते हैं, थर्ड कौन सा होगा। थर्ड में जो आएगा वो आएगा इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर आएगा, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या आएगा, इक्वल वेक्टर पैरेलल ही होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा। हैविंग सेम डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम होगा ही होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, एग्जैक्ट इसके बराबर क्या आ जाए बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो कहेंगे कि कौन से वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल भी कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का हेड एक डायरेक्शन में। अब आ जाएगा जो थर्ड था, कोलिनियर में क्या था, थर्ड, कोलिनियर में फोर्थ क्या होगा, ऑपोजिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर होगा, ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर की क्या विशेषता होगी, हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड, हैंस ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। ए वेक्टर का डायरेक्शन राइटवर्ड डायरेक्शन में, बी वेक्टर का लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं उन्हें कितने भागों में डिवाइड किया गया है, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल एंड अपोजिट। अब हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। कौन से वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं, वे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, इन सभी का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट पे है। तो सब के सब क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। अगेन हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर। कौन सा,
पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्पेस में सिचुएटेड किसी भी पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इसको रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे इसकी पोजीशन क्या है। अदरवाइज केवल ऐसे पॉइंट दे दे का दे इसका पोजीशन बताइए, कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर कोई रेफरेंस मालूम हो, रेफरेंस पॉइंट, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको बताया जा सकता है। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना हो तो सबसे पहले हमें उसका रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट क्या ले लेंगे? ओरिजिन। और ओरिजिन से जब इसको मिलाएंगे तो ये बताएगा P का पोजीशन वेक्टर। R वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगा? ओरिजिन से पॉइंट की ओर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर के बाद आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होगा? एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। यहां पे मान लेते हैं कोई पॉइंट है ए का पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, बी है, बी का पोजीशन है आर बी वेक्टर। क्या है? आर बी वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो? स्पेस में सिचुएटेड एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल कहिए ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर, ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर, तो ऐसे लिखेंगे आर ए बी। ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर और लिखेंगे आर बी माइनस आर ए, ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाए। बी के रिस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? आर बी ए इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए, यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल आर ए माइनस आर बी। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब रूल्स देखते हैं वेक्टर लॉ क्या क्या होते हैं। वेक्टर्स लॉ क्या क्या होंगे? तो पहला होगा, अगर हम लोग वेक्टरों का एडिशन करना चाहते हैं तो केवल उन्हीं वेक्टरों का एडिशन किया जाता है जिनका नेचर सेम हो। नेचर सेम होने का मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं, फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, किन वेक्टरों का एडिशन किया जा सकता है जिनका नेचर सेम हो। उसमें हम लोग पहला ट्रायंगुलर लॉ पढ़ते हैं। कौन सा? ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ में क्या हो गया? अगर दो वेक्टर को ट्रायंगुलर लॉ द्वारा ऐड करना हो तो सबसे पहले किसी एक वेक्टर ए को ड्रा कर लेंगे, उसके बाद दूसरे वेक्टर बी को, मान लीजिए बी यहाँ पे है, ऐसे कुछ दिया है, कह दें इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगुलर लॉ द्वारा ऐड कर दीजिए। क्या करेंगे? पहले एक वेक्टर को ए को ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसको डिस्प्लेस करते हुए लाएंगे, इसी के पैरेलल डिस्प्लेस करते हुए ला करके इसका जो टेल होगा इसके हेड पर रखेंगे और इसको ड्रा कर लेंगे, या इसी के पैरेलल डिस्प्लेस करते हुए कहां तक लाएंगे? इसके टेल को इसके हेड पर रख करके ड्रा कर लेंगे बी वेक्टर को। सबसे पहले एक वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, इसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखकर ड्रा करेंगे, फाइनली पहले वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से मिला देंगे, तो जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों वेक्टरों के सम को रिप्रेजेंट करे। ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा इसकी लेंथ कितनी होगी, डायरेक्शन इसका ये होगा। इनडायरेक्टली ये डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है। किसको बता रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां तक ले जाया जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली क्या होगा? ये। तो जो वेक्टर एडिशन होता है वो डायरेक्टली किसको बता देता है? डिस्प्लेसमेंट को। किसको? डिस्प्लेसमेंट को। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें पॉलीगॉन मेथड। पॉलीगॉन मेथड कौन सा मेथड होगा? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मेथड का मतलब कई सारे वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा इसके द्वारा।
तो इस मेथड द्वारा कई वेक्टर को ड्रा ऐड करने के लिए सबसे पहले किसी एक वेक्टर को ड्रा कर लेंगे। अब पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख कर ड्रा करेंगे, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर का टेल रख कर ड्रा करेंगे, फिर तीसरे वेक्टर के हेड पर चौथे वेक्टर का टेल रख कर ड्रा करेंगे। पहले पहला वेक्टर, इसके हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल, फिर दूसरे वेक्टर के हेड पर तीसरे वेक्टर का टेल, फिर तीसरे वेक्टर के हेड पर चौथे वेक्टर का टेल। मान लिया जाए 4 ही वेक्टर को ऐड करना है, तो फाइनली क्या करेंगे, पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिला देंगे, तो जो वेक्टर ऑब्टेंड होगा वह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दोनों वेक्टरों के, चारों वेक्टरों के सम को बता देगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ही तो है। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट इसके इक्वल होगा। अगेन अगर पॉलीगॉन मेथड में वेक्टर की डायरेक्शन सेम ना दिया हो, ए वेक्टर कहीं पर बी वेक्टर ऐसे गिवन हो, सी वेक्टर ऐसे गिवन हो, डी वेक्टर ऐसे गिवन हो, ई वेक्टर ऐसे गिवन हो, एफ वेक्टर ऐसे गिवन हो और जी वेक्टर ऐसे गिवन हो, तो कह दीजिए इस पॉलीगॉन में कैसे हम लोग पॉलीगॉन मेथड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट से इसको सम करना स्टार्ट करेंगे, और अगर एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो निगेटिव साइन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एरो की डायरेक्शन भी इधर है, हम भी इधर चलें तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे ए वेक्टर। अगेन हम लोग इधर जाएंगे, यहाँ से चलते हुए इधर तक पूरा यहीं तक वापस आ जाएंगे। जब पूरा ऐड कर देंगे, कोई पार्टिकल इसी पॉइंट से चलते हुए इसी पॉइंट तक आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो सभी वेक्टरों का जो सम हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब वेक्टर की डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव साइन लेंगे, और ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे। हम इधर जा रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन इधर दिया है तो माइनस बी वेक्टर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, माइनस। हम भी इधर जा रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, प्लस सी वेक्टर। हम भी इधर जा रहे हैं, वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, प्लस डी वेक्टर। यहाँ पे हम इधर जाएंगे लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, माइनस सी वेक्टर। अगेन हम लोग इधर जाएंगे और एफ की डायरेक्शन इधर है, माइनस एफ वेक्टर। अगेन हम लोग इधर जाएंगे और एरो की डायरेक्शन इधर है, प्लस जी वेक्टर, और टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा, 0। ये टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करके इसी पॉइंट तक आया जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस जी वेक्टर इक्वल्स टू, जो निगेटिव वाला है सब उधर भेज देते हैं, बी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं पैरेललोग्राम ला। कौन सा ला आ जाए, पैरेललोग्राम ला। पैरेललोग्राम ला क्या होगा, अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो तो इनके द्वारा इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां भी ए वेक्टर बनाया जा सकता है, इस वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां भी बी वेक्टर बनाया जा सकता है। यह ए वेक्टर गिवन है या बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर को डिस्प्लेस करके यहां बी वेक्टर लिख सकते हैं वेक्टर, और इनके बीच का एंगल अगर थीटा हो जाए तो इनका जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों के देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, हैंस उनका टेल यहाँ पे मिलेगा, वहाँ से जाने वाला जो डायगोनल होगा वह दोनों वेक्टरों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो उनका जो लेंथ आएगा इस वेक्टर के इक्वल होगा और उनका डायरेक्शन भी यही होगा। एज्यूम कर लेते, ये तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट, वह ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। और अगर अल्फा लिखा जाए, क्या लिखा जाए, अल्फा। अल्फा क्या है,
ए वेक्टर द्वारा आर वेक्टर के साथ बनाया गया कोण। तो tan अल्फा इक्वल टू लिखते हैं, जब ए वेक्टर के साथ एंगल लेंगे तो ए वेक्टर को छोड़ देंगे, बी को लिखेंगे, बी और साइन थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा उसका साइन ले लेंगे और इसी का कॉस घटक नीचे लिख देंगे। कौन सा कंपोनेंट लिखेंगे? कॉस कंपोनेंट, बी कॉस थीटा, और उसमें ए को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ए को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लोग इसको दूसरे फिगर से भी समझते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे या ए वेक्टर है या बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है? थीटा। तो दोनों का जब रिजल्टेंट लिखा जाएगा आर इक्वल टू, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ए रिजल्टेंट चला जाएगा ऐसे दोनों के बीच से। कहीं एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट आर आ रहा है वह ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहे हैं। तो अगर हमें tan अल्फा लिखना हो तो tan अल्फा इक्वल टू किसके साथ एंगल बना रहे हैं? ए वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर को छोड़कर बी लिखेंगे, बी दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो बी साइन थीटा, साइन कंपोनेंट ले लेंगे और इसी का कास कंपोनेंट नीचे लिखेंगे, बी कॉस थीटा। इसमें दूसरे वाले वेक्टर को ऐड कर देंगे। अगेन हम लोग को tan बीटा लिखना हो तो tan बीटा कैसे लिखेंगे? tan बीटा, बीटा किसके साथ एंगल बनाया गया है? आर के साथ बनाया गया है। किसके साथ? तो tan बीटा इक्वल टू बी, इसको छोड़ देंगे हम, क्या लिखेंगे? जिसके साथ एंगल बनाया जाए उसको छोड़कर दूसरा वाला वेक्टर लिख करके उसका साइन कंपोनेंट लेंगे, ए साइन थीटा, और इसी का कास कंपोनेंट नीचे रहेगा ए कॉस थीटा, और दूसरे वाले वेक्टर को इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये था पैरेललोग्राम ला, जब दो वेक्टर को ऐड करना हो। यहाँ पे हम लोग अगर चाहें तो जो आर वेक्टर आया है, आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही तो है, तो आर वेक्टर को मॉड ऑफ आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर आर वेक्टर के प्लेस पे हम लोग क्या लिख दें? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। है जो हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, अगर दो वेक्टर a प्लस बी का सम करके उसका मॉडुलस ले लिया जाए तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब मान लिया जाए अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? सब्सट्रैक्शन। तो ऐसे लिखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ऐसे लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। जब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। तो ये था पैरेललोग्राम ला। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर्स का रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टरों का रिजोल्यूशन होता है या एडिशन का जस्ट उल्टा होता है। एडिशन में क्या करते हैं? कई वेक्टरों को एक बना देते हैं। रिजोल्यूशन में क्या करेंगे? एक वेक्टर को इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 2D और 3D रिजोल्यूशन भी आएगा, लेकिन उसके पहले हम लोग वेक्टरों का रिजोल्यूशन जरा देख लें। एज्यूम कर लिया जाए कि ए वेक्टर है, अगर इसको हम लोग चाहें तो θ1 एंगल पे इसका कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? ए कॉस थीटा, केवल कंपोनेंट लिखेंगे, डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इसका और इसका अलग अलग है। अगर यहाँ पे ए वेक्टर है तो θ1 एंगल पे इसका कंपोनेंट होगा ए कॉस θ1। अगर θ2 एंगल पे इसका कंपोनेंट लिखा जाए तो ए को θ2 एंगल पे जब लिखेंगे तो ए कॉस θ2। अगर चाहें तो हम लोग इसको θ3 एंगल पे भी लिख सकते हैं। कितने एंगल पे लिख सकते हैं? θ3 एंगल। तो ए का θ3 एंगल पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए कॉस θ3। इस प्रकार हम लोग इसको इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर सकते हैं। जिस एंगल पे कंपोनेंट फाइंड करना रहेगा उसके साथ कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के सिलेबस में वो क्या है? 2D एंड 3D रिजोल्यूशन है। क्या है? तो मान लीजिए 2D रिजोल्यूशन, 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन।
टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ये टू डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या होगा? यदि किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दिया जाए, यह ए वेक्टर हो और मान लीजिए थीटा एंगल पे इसका कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा कितना होता है, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है ए साइन। इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं जब इस टॉपिक का स्टडी कर रहे थे। इस समय केवल रिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको डायरेक्टली हम बता दे रहे हैं कि ए का जब थीटा एंगल पे कंपोनेंट फाइंड किया जाए तो ए कॉस थीटा होगा, और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा। फॉर एग्जांपल अगर ए यहाँ पे दिया हो और थीटा यहाँ पर दिया हो, तो ए वेक्टर का थीटा एंगल पे कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा। क्या होगा? ए साइन थीटा। इफ ए इधर दिया हो ए वेक्टर और थीटा एंगल पे इसका कंपोनेंट फाइंड करना हो, यहाँ पे दिया तो इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए साइन थीटा। ये 2D रिजोल्यूशन है। क्या है? 2D रिजोल्यूशन। टू डी रिजोल्यूशन में मान लिया जाए अगर ये ए वेक्टर है, क्या है? ए वेक्टर, यह एक्स कंपोनेंट होगा, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा इसकी लेंथ केवल यही होगा, इसके वर्टेक्स से इस पर परपेंडिकुलर, तो ए होगा ए कॉस थीटा, और ये क्या होगा? ए वाला जो कंपोनेंट होगा ए एक्स होगा। क्या होगा? ए एक्स। और ए वाला जो कंपोनेंट होगा ए वाई होगा ए साइन थीटा। क्या होगा? ए साइन। यह कास कंपोनेंट जो साइड एंगल बनाएगा उसके जो परपेंडिकुलर होगा क्या होगा? साइन कंपोनेंट होगा। यह ए एक्स और ये क्या हुआ? ए वाई। तो अगर हम लोग ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्वायर करके फाइंड कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और ए इक्वल टू अंडर क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर हम लोग ये फाइंड करना चाहें कि एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए वाई अपान ए एक्स, ए वाई अपान ए एक्स। और अगर इसे हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकेंड और ये थर्ड। ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, इसको रिमूव कर देते हैं। अगर यहां से ए वेक्टर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। कौन सा वेक्टर लिखेंगे? ए वाई वेक्टर। और यदि हम लोग इस डायरेक्शन को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। क्या लिखेंगे? ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। अब यहाँ पे एरो नहीं लगाएंगे क्योंकि यह मैग्नीट्यूड था, यह डायरेक्शन था, तो इस डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। वाई डायरेक्शन में क्या होता है? जे कैप। और जब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे फाइंड किए हैं तो क्या है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा तो आई के कोफिशिएंट और जे के कोफिशिएंट का रूट लेकर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ ए वेक्टर इक्वल टू 2y कैप प्लस 3j कैप दिया हो और इसका मॉड फाइंड करना हो मॉड ऑफ ए, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ए वेक्टर इक्वल टू दिया है 2y कैप माइनस 7j कैप, माइनस भी देगा तो क्या करेंगे? जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो रूट में उसे प्लस करके 2 स्क्वायर और प्लस 7 स्क्वायर लिख देंगे। माइनस यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, प्लस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये था 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल रिजोल्यूशन क्या होता है? यदि किसी वेक्टर को 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर दिया जाए तो उसे 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग 3 डायमेंशनल रिजोल्यूशन में
एक क्यूब लेकर इसको समझ सकते हैं या क्यूबॉइड लेकर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ये जेड एक्सिस है। क्या है? जेड एक्सिस। तो अगर यहाँ पे यह आर वेक्टर ले लिया जाए और इसको यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर, इसको ले लिया जाए बी वेक्टर और इसको ले लिया जाए सी वेक्टर, तो हम लोग चाहें तो डायरेक्टली आर वेक्टर लिख सकते हैं। ओ से लेकर कहाँ तक पहुँचना है? इस कॉर्नर तक पहुँचना है आर वेक्टर, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसे चाहें तो हम लोग ये 3 डायरेक्शन में रिजोल्यूशन हो जाएगा आर वेक्टर का। आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, जब तीनों डायरेक्शन में रिजोल्यूट कर देंगे तो उसे 3D रिजोल्यूशन बोलेंगे। और यहाँ से आर वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर इसको हम लोग इससे डायरेक्शन हटाना चाहते हैं तो ए आई कैप प्लस एक ही डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में तो बी जे कैप और सी जेड कैप, सी के कैप। और इसका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे मॉड ऑफ आर अंडर क्या हो जाएगा? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में रूट ले लेंगे। अगेन अगर ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए तो हम लोग पढ़ चुके हैं कॉस अल्फा इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपान वेक्टर नहीं आएगा इसमें, ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा इक्वल टू पढ़ चुके हैं हम लोग जे का कोएफिशिएंट बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस गामा इक्वल टू पढ़ चुके हैं हम लोग सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर यह आर वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाए तो कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस बीटा इक्वल टू बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस गामा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और जो आया इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो कितना ऑब्टेंड होगा देखते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, अगर ऐड करके स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो तीनों में तो ये एलसीएम सेम हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐड करना है ना, तो इन तीनों का एलसीएम सेम होगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, ए 1 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। ये कौन सा है? अगर डायरेक्ट इनको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये डायरेक्शन रेशियो का स्क्वायर है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेगा साइन में, तो साइन में कैसे चेंज करेंगे इसको? कॉस स्क्वायर का स्थान क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का स्थान क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। कॉस को हम लोग क्या किए? साइन में चेंज कर दिए। तो 1, 2 एंड 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1। अब 1 को इधर लाते हैं, 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। कास स्क्वायर अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1 होगी, लेकिन साइन स्क्वायर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये था 3D रिजोल्यूशन। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टरों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑफ 2 वेक्टर्स
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। तो पहला आता है इसमें स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? अगर दो वेक्टर ऐसे गिवन हो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो इसके स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए बी कॉस थीटा। तो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड और उनके बीच बने एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जो इक्वेशन 1 आया इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, ए को अलग कर लेते हैं और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। ए को अलग करके क्या लिख सकते हैं? बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर सेकेंड जैसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू बी को अलग कर लें और ए कॉस थीटा को एक प्लेस पे ले लें। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये है क्या? बी कॉस थीटा है क्या? या ए वेक्टर हुआ या बी वेक्टर हुआ, दोनों के बीच का एंगल थीटा हुआ। यहां पे कह दिया जाए बी कॉस थीटा क्या होगा? बी कॉस थीटा है बी वेक्टर का ए वेक्टर पर परपेंडिकुलर या प्रोजेक्शन। यहां से क्या करते हैं जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसे हम लोग इसके पहले 2D रिजोल्यूशन में पढ़ रहे थे कि अगर वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर का थीटा एंगल पे कंपोनेंट फाइंड करें तो बी कॉस थीटा ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा? बी कॉस थीटा। उस बी कॉस थीटा की ये लेंथ होगी, क्या होगी? लेंथ होगी। तो इसको बोलते हैं बी कॉस थीटा को दो नाम दिया गया है, बी कॉस थीटा इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑफ, देखो बी वेक्टर का किस पे प्रोजेक्शन है? ए वेक्टर पे। और इसी को बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली जो बी कॉस थीटा है उसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। सिमिलरली हम लोग इसका सेकंड देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको ए कॉस थीटा को, या ए वेक्टर है और ये क्या है? बी वेक्टर है और यहाँ पे एंगल क्या हुआ? थीटा। तो यहाँ पे कह दिया जाए कि ए कॉस थीटा क्या है? ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा या इसका इस पर प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा? प्रोजेक्शन। ये थीटा एंगल पे फाइंड कर लें तो ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा। क्या होगा? ए कॉस। तो इसको भी दो नाम दिया गया है, ए कॉस थीटा इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, और इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ऑफ बी वेक्टर। तो इसको हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या लिखा गया यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ऐसे पूछ सकता है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड कंपोनेंट, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब क्या करते हैं? ए कॉस थीटा को यहां से अलग कर लेते हैं तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू बी, अलग हो गया तो बी से डिवाइड कर देते हैं, ए डॉट बी अपान बी इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये क्या बताएगा? ए बी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है, ए बी प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके बारे में देखते हैं। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी देखते हैं। अभी हम लोग ए में लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू
बी डॉट ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। इसका मतलब एक कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, किसको, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए वेक्टर और ए वेक्टर को इसके पैरेलल अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ए वेक्टर ऑब्टेंड होगा। दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, तो ए डॉट ए इक्वल टू ए कॉस थीटा। जैसे हम लोग लिखते थे ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ ए डॉट ए इक्वल टू ए कॉस 0 और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ए क्या हो जाएगा 1। ए डॉट ए इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर या ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट बी इक्वल टू बी स्क्वायर, सी डॉट सी इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, अगर ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर, कैसे वेक्टर हो, परपेंडिकुलर वेक्टर, देन मतलब ए ऐसे हो और बी ऐसे हो, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो, 90 डिग्री, क्या हो 90 डिग्री। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, क्या होता है 0। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इसका मतलब अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। और कभी भी दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं, क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट। चौथी प्रॉपर्टी ए होगा, मान लिया जाए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू गिवन है सी वेक्टर, और कहा दे ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं जरा इस प्रॉपर्टी को, ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर का मतलब होता है, क्योंकि अभी हम लोग लिखे थे ए प्लस ए डॉट ए इक्वल टू लिखे थे ए स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू क्या लिखे थे, ए स्क्वायर। इसका मतलब अगर इसका स्क्वायर गिवन है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर कोई स्क्वायर गिवन है तो उसको दो बार डॉट लिख सकते हैं, ए प्लस बी वेक्टर और डॉट क्या लिखेंगे, ए प्लस बी वेक्टर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ए डॉट ए इक्वल टू ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को हम लोग ए डॉट ए लिख सकते हैं। वैसे इसका मतलब स्क्वायर है तो यह पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए, तो पूरा ए मान लेते, यह इसी का इसके साथ डॉट लिख सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये कितना आ जाएगा, ए डॉट ए जो होता है ए स्क्वायर होता है, ए डॉट बी और बी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, 2a डॉट बी, 2a डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा, यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका मतलब अगर ये स्केलर रहता, केवल वेक्टर ना होता, तो केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता, लेकिन अगर वेक्टर रहेगा तो उसका होल स्क्वायर कहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के साथ कॉस थीटा भी आ जाएगा, और इस फॉर्म में लिखेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग इस प्रॉपर्टी को और भी फॉर्मूले के लिए यूज करें तो कैसे यूज कर सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, क्या लिखेंगे 2a डॉट बी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और इसी में अगर हम लोग लिखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जैसे हम लोग फॉर्मूला याद किए ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 ए बी बी सी सी ए लिखते थे हम लोग, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे सी डॉट ए।
तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जब भी किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो हम लोग ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिया ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर और कहा दे ए और बी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों साइड का स्क्वायर। हेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इधर का होल स्क्वायर इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। तो यहाँ से जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उधर ले जाएं तो 2ab कॉस थीटा ए हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल टू क्या है? 2ab कॉस थीटा। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी इक्वेशन में यदि कहा दें कि बी और सी के बीच का एंगल फाइंड कीजिए, तो जिन दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए कहेगा उन दोनों वेक्टरों को एक साइड में कर लेते हैं। क्या करते हैं? एक साइड में कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर बी और सी के बीच का एंगल फाइंड करना है तो ए को इधर रहने देंगे। ए वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हमें सी और बी के बीच का एंगल फाइंड करना रहेगा तो उसे एक साइड में करेंगे। जैसे अभी ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना था तो ए बी को एक साइड में रहने दिए थे, अब स्क्वायर कर देंगे। तो ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू जो होगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c डॉट बी। 2c डॉट बी को इधर लाते हैं। 2c डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसी को लेके 2cb कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2cb। यहाँ से हम लोग फाइंड, इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन दिया हो और उनमें से किन्हीं दो वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड करना हो तो उन दोनों वेक्टरों को एक साइड में कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एंगल फाइंड हो जाएगा। अगेन हम लोग देखते हैं इसको, अगर वेक्टर अपने कंपोनेंट के रूप में गिवन हो। कैसे गिवन हो? कंपोनेंट के रूप में। जैसे ए वेक्टर इक्वल टू जो दिया हो वह दिया हो ए आई कैप ए1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और बी वेक्टर जो दिया हो वो क्या दिया हो? a2 आई कैप b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। ये अपने कंपोनेंट के रूप में दिए हैं वेक्टर। तो जब a डॉट बी फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? इसका डॉट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, आई के कोफिशिएंट का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब a1 a2, जे के कोफिशिएंट का जे के साथ, जे का कोफिशिएंट क्या है? b1 प्लस b1 b2, सी के कोफिशिएंट का सी के पास c1 एंड c2। अगेन हम लोग देखते हैं अगर इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के लिए यूज किया जाए तो कैसे यूज करेंगे। ये 6 है। कौन सा है? 6। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में आई कैप, ये जे कैप और ये क्या होगा? के कैप। आई कैप जे कैप एंड के कैप हो तो दो वेक्टर अगर आई डॉट आई ले लिया जाए, आई डॉट आई इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ए डॉट बी लिखते हैं तो मॉड ऑफ आई और आई के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। आई के ही पैरेलल तो आई बनेगा तो कॉस 0, तो ए यूनिट वेक्टर ए भी 1 तो क्या हो जाएगा? 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1 होगा। सिमिलरली आई डॉट आई भी 1 होगा, जे डॉट जे भी 1 होगा एंड के डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। तो दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का, अगर एक ही ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया जाए तो कितना आ जाएगा? 1। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आई और जे के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो आई डॉट जे इक्वल टू जो लिखेंगे मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री क्या हो जाता है? 0। तो यह 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो वेक्टर है, ये स्केलर प्रोडक्ट था। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर अगर गिवन हो ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों का जो
वेक्टर, अभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, अब क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को दो प्रकार से दिखाते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक मैग्नीट्यूड हुआ, क्या हुआ मैग्नीट्यूड, और ये क्या हुआ डायरेक्शन, क्या हुआ क्यों डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करें, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है, क्या है दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का वेक्टर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी मिलता है और दो वेक्टरों का स्केलर प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, जो पहले दिखाई देगा उसे फर्स्ट वेक्टर लेंगे, जो बाद में रहेगा उसे सेकेंड वेक्टर लेंगे। दाहिने हाथ को क्या करेंगे फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखेंगे और सेकेंड दाहिने हाथ की उंगलियों को फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में रखकर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जब मोड़ते हैं तो अंगूठा बताएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो इस पर देखते हैं हम लोग, दोनों मान लेते हैं व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखकर बी वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो अंगूठा परपेंडिकुलरली बाहर जाएगा। बाहर जाने का मतलब अब ऐसे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे, तो ए क्रॉस बी जो होगा ए और बी दोनों के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, इसी के डायरेक्शन में होगा, ये एन कैप। अगर ए और बी व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी ऐसे होगा, ए क्रॉस बी ऐसे होगा। अगर हमें बी क्रॉस ए फाइंड करना हो, क्या बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट वेक्टर क्या हुआ बी, सेकेंड वेक्टर क्या हुआ ए, तो फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में उंगलियों को रख करके सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो परपेंडिकुलरली इन्वर्ट चला जाएगा। इन्वर्ट का मतलब इधर जाएगा, तो उसको हम लोग डॉट डॉट से बना सकते हैं। ए जो होगा या बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी बी क्रॉस, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड आएगा क्योंकि ए की डायरेक्शन में रखकर बी की दिशा में उंगलियों को मोड़ेंगे, और बी क्रॉस ए परपेंडिकुलरली इन्वर्ट जाएगा, क्यों क्योंकि बी की डायरेक्शन में रखकर उंगलियों को ए की दिशा में मोड़ेंगे तो इधर जाएगा। क्या ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, नहीं होगा, क्यों क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की ओर एक किधर है नीचे की ओर। इसका मतलब जो पहली प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, जबकि ए होता था ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता था बी डॉट ए होता था, लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, जो ए क्रॉस बी होगा वह माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका अन्य प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अगर हम लोग किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो क्या होगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू हो जाएगा ए साइन 0 इंटू एन कैप। तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, इसका मतलब ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली बी क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सी क्रॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। लेकिन हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, ए डॉट प्रोडक्ट में ए स्क्वायर होता है, क्या होता है बी डॉट जब बी लेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर होगा, सी डॉट सी लेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर होगा, क्या होगा सी स्क्वायर। अब हम लोग इसको जरा आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में अप्लाई करें, किसमें आर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स में कैसे इसको अप्लाई करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे आई कैप है, जे कैप है एंड ए के कैप है, आई कैप जे कैप एंड के कैप। कैसे अप्लाई करेंगे इसे, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसी वेक्टर के साथ क्रॉस लेने पर क्या हो जाएगा 0। आई क्रॉस जे वेक्टर क्या हो जाएगा, आई वेक्टर मॉड ऑफ जे, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। देखो आई और जे दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, जैसे मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन कैप। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, साइन 90 डिग्री 1 हुआ। एन कैप कैसे फाइंड करेंगे, एन कैप फाइंड करने के लिए फर्स्ट वेक्टर क्या है आई कैप, सेकेंड वेक्टर क्या है जे कैप।
तो आई कैप की डायरेक्शन में उंगलियों को रखकर जेड के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो परपेंडिकुलरली बाहर आएगा, और बाहर की ओर कौन सा वेक्टर है, के कैप। तो एन कैप के स्थान में क्या लिख सकते हैं, के कैप। इसका मतलब जो आई कैप क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, के कैप। सिमिलरली अगर हम लोग सीक्वेंस में ले ऐसे, यहाँ पर आई ले लें, क्या ले लें, आई, यहाँ पर जे ले लें, आई कैप जे कैप एंड के कैप ले लें, तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप, आई क्रॉस जे इक्वल टू के कैप। अगेन हम लोग क्या ले लेते हैं, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, आई कैप एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे कैप। और अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई जो हो जाएगा माइनस के कैप हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे जो हो जाएगा वो होगा माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो ये क्रॉस के साथ प्रॉपर्टी आएगा। अगर हम लोग को इसमें वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, किस फॉर्म में दिया हो, कंपोनेंट के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इक्वल टू दिया हो a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू गिवन हो b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, a क्रॉस बी इक्वल टू, a क्रॉस बी जो हो जाएगा, इसको डिटर्मिनेंट मेथड द्वारा फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट मैथमेटिक्स का चैप्टर होता है। तो क्या करते हैं, पहले आई कैप जे कैप और के कैप को लिख लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप को। उसके बाद ए के सारे कोएफिशिएंट a1 a2 a3, a1 a2 a3, उसके बाद बी के सारे कोएफिशिएंट b1 b2 b3, b1 b2 एंड b3। इसको, इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, आई कैप, इसको और इसको छोड़ देंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम होगा उसे, इसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगा उसे छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा, a2 b2 a3 b3, और अल्टरनेट चलते हैं, प्लस उसके बाद माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आई कैप हो गया, माइनस क्या लिखेंगे, जे कैप, क्या लिखेंगे, जे कैप। तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो a1 b1 और क्या हो जाएगा, a3 b3, और प्लस क्या लिखेंगे, के कैप, तो के कैप लिखेंगे, तो इसको इसको छोड़ देंगे, a1 b1 a2 b2 a2 b2, और लास्ट में इसे क्या करेंगे, आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस जे कैप, इसका इसमें मल्टीप्लाई a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस के कैप, क्या लिखेंगे, a1 b2 माइनस b1 a2। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है ए क्रॉस बी किसको बताएगा, ये देख लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी किसको रिप्रेजेंट करता है, ए क्रॉस बी जो होता है, अगर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाए यहाँ पे, ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अगर गिवन है, तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यह ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें ए क्रॉस बी इक्वल टू, तो ए बी साइन थीटा एन कैप हट जाएगा, डायरेक्शन हट जाएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तब। अगर इधर का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो इधर से डायरेक्शन हट जाएगा। तो ये बताते हैं वास्तव में ए और बी से जो बनेगा पैरेललोग्राम, या ए वेक्टर है तो ए भी ए वेक्टर होगा, या बी वेक्टर है तो ए भी बी वेक्टर होगा। तो इन दोनों से जो पैरेललोग्राम बना हुआ है इसके एरिया को बताएगा, किसको बताएगा, एरिया को। तो ए क्रॉस बी का जब हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ए और बी वेक्टर से बने पैरेललोग्राम के एरिया को बताएगा।